ओके गाइस, तो आज एक बार फिर हम मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में। और आज का चैप्टर है हमारा, आज का आर्टिकल है हमारा रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन सब को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, एक 1.5 वोल्ट का सेल ले लीजिए। ठीक है, और इसमें आप लगा लीजिए एक अमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट रखिए, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y। और वहाँ से आपको क्या करना है कि एक स्विच लगा लेना है। ठीक है, इट में भी पियानो स्विच, इट में भी टॉगल स्विच, और या तो आप उसको की प्लग भी लगा सकते हैं। की प्लग के लिए आपको सिंबल अभी आगे बताएंगे हम। ये सिंबल ऐसा होता है की प्लग के लिए। अगर ये बीच में डॉट है तो इसका मतलब वो सर्किट सप्लाई ऑन है, अगर डॉट नहीं है तो इसका मतलब सप्लाई ओपन है। जैसे अभी ये सप्लाई है, इसको दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो ये सप्लाई चालू हो जाएगी। यहाँ पे एक आपको अमीटर लगाना है, डीसी अमीटर लगाना है। ठीक है, और ये जो गैप है एक्स और वाई जो 2 टर्मिनल है, उसके बीच में आपको नाइक्रोम का वायर लगाना है। किसका लगाएंगे आप भाई साहब? नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम एक मेटल का नाम है, मटेरियल का नाम है। यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज कितना होगा? 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल होगा। ये आपको घर में मिल जाएगा। ये जो कनेक्टिंग कंडक्टर वायर है, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, ये होगा आपका कॉपर का, सीयू का, और थिक वायर होगा। ठीक है, कॉपर का होगा और थिक वायर होगा। इससे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे और ऐसे अरेंजमेंट करके रेडी रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो नाइक्रोम का वायर है, एक सफिशिएंट लेंथ का लीजिए। मान लीजिए उसकी लेंथ आपका L है। ठीक है, L लेंथ का वायर लीजिए। ठीक है, उसको X और Y के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही अब क्या करेंगे, जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे, आपको क्या करना है? करंट की रीडिंग नोट करना है। ठीक है, आपको क्या नोट करना है? करंट की रीडिंग नोट करना है। तो इतना आप कर लेंगे एक्टिविटी। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस L लेंथ वाले नाइक्रोम वायर के लेंथ को आप डबल कर देंगे। ठीक है, पहले वाले में आपने क्या किया, कुछ करंट आपका आया, मान लो A एक्टिविटी में आपको A एम्स करंट आया, या I एम्स का रखिए, I एम्स करंट आया। ठीक है, पहले एक्टिविटी में। अब आप क्या करेंगे कि इस लंबाई को L की जगह आप क्या करेंगे, इसको 2L कर देंगे। मतलब इसकी लंबाई जितना भी आप लिए थे, मान लो 10 सेंटीमीटर लिए हैं तो उसको 20 सेंटीमीटर कर लेंगे। उसके बाद फिर X और Y के बीच में कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो करंट की रीडिंग क्या हो रही है। ठीक है, ये करंट की रीडिंग क्या हो रही है, मान लीजिए ये I डैश हो गया। ठीक है, कोई ना कोई चेंज होगा, पहले वाले बराबर तो आएगा नहीं करंट की रीडिंग। तो अब इन दोनों का जब अनुपात आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे इसका रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया, जैसे इसकी लंबाई आपने डबल की, तो ये करंट क्या हो गया, ये हो गया I/2, ये इसका आधा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि तीसरी एक्टिविटी में आप क्या करेंगे कि सेम नाइक्रोम वायर लीजिए, इसकी लंबाई को L के बराबर ही रखिए, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दीजिए। मीन्स क्या करेंगे आप तीसरी एक्टिविटी में कि इस नाइक्रोम वायर को जहाँ 2L लिए थे, इसका अब 2L लंबाई L ही लेंगे, लेकिन इसका डायमीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, और रेडियस और डायमीटर को हम डबल कर देंगे या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो करंट है, ये करंट का वैल्यू जो है, ये I डबल डैश जो है, ये क्या हो गया, ये एम्स आया। और इट इज़ ऑलवेज मोर देन, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज मोर देन I, पहले वाली करंट के से हमेशा ज़्यादा होगा। और ज़्यादा क्यों होगा, इसके लिए एक और थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पाइप है। ठीक है,
जिसमें आप पानी आपके घर में जो पानी की सप्लाई आती है उसमें एक पाइप के थ्रू आती है। तो उस पाइप में अभी जितना पानी आ रहा था, आप क्या करो कि उसका डायमीटर बढ़ा दो, ठीक है, पाइप का डायमीटर बढ़ा दो, तो मोटा पाइप ले लो, तो अब क्या होगा कि पानी ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे अभी आप नॉर्मल टुल्लू का पानी ले रहे थे, टुल्लू जो सप्लाई का पानी ले रहे थे, अब उसकी जगह आप सबमर्सिबल का पानी लगा। सबमर्सिबल में क्या होता है कि मोटा पाइप होता है, तो अब पानी ज़्यादा आता है। तो वैसे ही है कि जब इस तार का डायमीटर बढ़ा देंगे, तो डायमीटर जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही इसमें करंट का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं उसको हम देखते हैं, और उसी आधार पे हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसको रब ऑफ कर देता हूँ। अब इसके जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, पहला जो है लेंथ है। तो पहला हम लिखते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा। एक्टिविटी में आपने देखा था कि लेंथ हमने डबल किया तो करंट कम आधा हो गया था। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं तो करंट रिड्यूस हो जा रही है। देन और करंट रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो करंट रिड्यूस है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो अवरोध है, उसका जो ऑब्जेक्शन है वो जो है बढ़ जा रहा है, मतलब। और जो करंट के फ्लो में जो अवरोध होता है, जो ऑब्जेक्शन होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसी को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ कंडक्टर का अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसको दिखाना होगा तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं, तो इसको हम कर देंगे प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ क्या हो जाएगा, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का है, ओके। और L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे द कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस किसी और कंडक्टर का लेंगे और लेंथ किसी और कंडक्टर का आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पहला अफेक्ट ये हुआ लेंथ वाइज, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन वाइज, ठीक है। क्रॉस सेक्शन को हम देखेंगे कि इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज यहाँ पे इंक्रीज के बाद एंड वाइस वर्सा कर लीजिए, एंड VICVRSA। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि उल्टा करेंगे, तो अगर कंडक्टर का लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन the resistance will decrease, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और फिर यहाँ भी लिख लेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब इसका उल्टा करेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कम कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए अगर मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिख लेंगे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। क्यों? क्योंकि उल्टा है कि ये बढ़ा रहा है तो ये कम हो रहा है, ये घटा रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंबल्स तो सब वही यूज़ किया हमने। और तीसरा चीज़ क्या है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अभी जैसे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक पोर्शन और जोड़ लें कि नाइक्रोम की जगह पे अगर आप कॉपर लगा दें तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस उसका कॉपर का काफ़ी कम हो गया और अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर, नाइक्रोम इज़ ए पुअर कंडक्टर। तो इस तरह से देखेंगे कि नेचर अगर उसका कंडक्टर का आपने बदल दिया तो द रेजिस्टेंस ठीक है। अब चौथा क्या है पॉइंट भाई, तो चौथा ये है कि टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, ये डिपेंड करता है कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है या नॉर्मल रेजिस्टेंस है। तो कार्बन का रेजिस्टेंस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कुछ का रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो कुछ का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे, कुछ मैटर्स का रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर। इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इन जनरल जो टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसमें ये होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर के जो दो हमने क्लॉज देखे थे इसको थोड़ा सम अप करते हैं और सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, ये तो है प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल करने के लिए तो इज इक्वल टू वाला वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा बच्चों, यस वेरी गुड, यहाँ पे एक डालना पड़ेगा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है हमारा रो L/A। इसका उच्चारण करते हैं रो से, RHO, रो होता है। और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अभी आपने देखा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर मटेरियल का अलग अलग होता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक टेबल आपकी बुक्स में दिया रहता है, बट आपको अगर निकालना हो लैब में तो निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर आप L जो है किसी भी कंडक्टर का L 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, एरिया 1 स्क्वायर मीटर 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रो L/A। और इसको बराबर में क्या लिखेंगे, रो तो रहेगा ही, L की जगह 1, A की जगह 1, तो दैट इज R इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू कितना हो गया, रो। तो उस समय जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसी को हम बोलेंगे रो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है आपको रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ बच्चों याद रखना, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो हम न्यूमेरिकल को
करेंगे और वहाँ समझेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये फार्मूला, इस रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में ये वाला फार्मूला आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसमें इस टाइप के भी आते हैं कि अगर उसका लेंथ आप डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम देख चुके हैं कि लेंथ अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर एरिया अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है 1/4 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से है ये। और अगर रेडियस आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका भी इफेक्ट, क्योंकि रेडियस एरिया क्या होता है, जो भी कंडक्टर होता है वो उसको सर्कुलर शेप में होता है, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, r की जगह अगर आपको लिखना है, अगर डायमीटर आपका दिया हुआ है तो रो एल बाई पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा रो एल, और ये डी बाई 2 पहले लिख लेते हैं, पाई डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। होल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी 1, इसको 4/1 लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो एल और उसके बाद क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और इंटू 4/1 को क्या हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई डी स्क्वायर तो इसी के हिसाब से हुआ। ठीक है, अब डी की जगह पे अगर आर कर दिए तो ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 रह गया। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस एरिया को, अगर रेडियस को आधा करते डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस सॉरी एरिया को, अगर डायमीटर को आधा करते हैं तो रेजिस्टेंस होगा, और डायमीटर को आधा करने से ये जो फार्मूला है वो इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब उसका डायमीटर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, और डायमीटर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम पाइप का एग्जांपल देके आपको समझा चुके हैं। जैसे आप कैनाल के एग्जांपल ले लीजिए कि कैनाल अगर चौड़ा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम है, तो वो वहाँ पानी ज़्यादा बहेगा। वही पतली नली अगर हो जाएगी तो वहाँ पे पानी कम जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ इफेक्ट होता है। और आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।